हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। जो साउंड चैप्टर है आपका, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कितने, मेरे हिसाब से 2 या 3 पार्ट में वीडियो को बांधेंगे, क्योंकि एक ही में कर देते हैं फिर लंबी हो जाती है और आपका कंसंट्रेशन तो बिल्कुल रील जनरेशन, तुम लोग हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन तो वैसे ही बहुत स्लो है। इसलिए हम छोटी छोटी करते हैं। पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाता था, एक एक दो दो घंटे की, तो आई थिंक उसमें दिक्कत आती होगी। तो कोई नहीं, पार्ट्स में कर लेते हैं। अगर वापस से बड़ी की होगी एक ही वीडियो प्रॉपर, तो वो भी बना देंगे। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। एडिटिंग में सिर्फ जोड़ना ही तो है सारी वीडियोस को। तो क्या बोल रहा था मैं? अभी हम ये एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे साउंड के। तो जितने भी आई थिंक 15-20 हैं, कर लेते हैं। और हम सिर्फ, हमारा पर्पस ये नहीं हुआ कि सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं पूरे चैप्टर के। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझोगे तो एक तरह से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उस नजरिए से आप देखना कि हम चैप्टर भी कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कर रहे। क्योंकि जितने भी एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर कर लेते हैं चैप्टर में। तो इससे पहले मैंने इंडेक्स क्वेश्चंस करवा चुका हूँ आपको इस चैप्टर के साउंड्स के। इंडेक्स क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज शुरू। ठीक है, तो पहले इंडेक्स देखना फिर एक्सरसाइज पे आना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इंडेक्स पे हमने कवर कर लिए। तो फिर अभी एक्सरसाइज में हमने, जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होता है एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस? तो बस सिंपल सी बात है, साउंड एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज एन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, भी एक तरीके की एक एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखना आपने। साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। कह रहा हाउ इज इट प्रोड्यूस? देखो, पहले तो हम देख रहे हैं साउंड क्या है। साउंड मैंने बोला साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है टू आवर ईयर्स। विच प्रोड्यूस विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सुनने की सेंसेशन होती है हमारे किस पे? हमारे कानों में। सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो क्या साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, ये हो गया व्हाट इज साउंड। और क्या कह रहा है? हाउ इज इट प्रोड्यूस? अब ध्यान रखना कि जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई से भी जो ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। कोई से भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is set to vibrate. When an object is set to vibrate, it produces sound. ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। तो ये इसका आंसर है। समझ गए ना आप? साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। और ये जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ हियरिंग, हियरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे ईयर्स के अंदर। दूसरी बात ये कि भाई कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड? जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से, क्विकली। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस इन एयर, एयर के अंदर, नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमें बताना है कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है डायग्राम के थ्रू। तो देखो, पहले आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। मैंने बोला ना, देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट सेट टू वाइब्रेट प्रोड्यूसेस साउंड। मतलब कोई भी, आसान भाषा में ऐसे बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अगर मान लो ये कोई ऐसा सा ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ऐसा, ये आपने अपनी फिजिक्स की लैब में जरूर देखा होगा ये वाला ऑब्जेक्ट। नहीं देखा तो जाके देखना आपकी बार। हमने तो बहुत तोड़े भी हैं, तुम मत तोड़ना लेकिन। ठीक है, ऐसा सा एक ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या वाइब्रेशन होती है इसके अंदर है ना, ऐसे से वाइब्रेशन होती है, ऐसे से इसके अंदर वाइब्रेशन होती है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कंप्रेशन क्या होता है, रेफ्लेक्शन क्या होता है। तो आपको पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के आसपास क्या होगी? भाई इस ऑब्जेक्ट के आसपास एयर है। तो ये मान लो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, एयर के ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से देखना, एयर के मॉलिक्यूल्स है। भाई हवा में तो एयर ही होगी, तो एयर के अंदर मॉलिक्यूल, ये एयर मॉलिक्यूल है। तो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन में तुम्हें समझा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट किया, जब ये वाइब्रेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाइब्रेट कैसे करेगा? आपने पेंडुलम देखा ना, पेंडुलम कैसे वाइब्रेट करता है? टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कैसे करता है? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है।
उसका यहाँ से या तो लेफ्ट जाएगा, यहाँ से राइट जाएगा। ऐसे ऐसे तो घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता कोई ऑब्जेक्ट, वही तो वाइब्रेशन होती है। तो सिमिलरली ये जब ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करेगा, तो इसके आसपास ये जो एयर है, ध्यान से सुनो, इसके आसपास ये जो एयर है, तो जब ये ऐसे दूर की तरफ जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे की तरफ पुश करेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट ये जो एयर के जो मॉलिक्यूल है इसको आगे की तरफ पुश करेगा, ऐसे आगे की तरफ पुश करेगा, तो एयर के अंदर एक हाई प्रेशर का रीजन जनरेट हो जाता है। ध्यान से सुनो इन चीजों को, कंफ्यूज मत हो। एयर के अंदर हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है, और वो जो हाई प्रेशर रीजन जो जनरेट होता है, कब होता है ये हाई प्रेशर रीजन? जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एयर के मॉलिक्यूल को दूर भेजता है। ऐसे मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कैसे होता है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऐसा होता है ना, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस पे वापस आता हूँ। जैसे आपका पेंडुलम ये सीधा रखा हुआ है पेंडुलम, इसको जब हम घुमाएंगे तो ये जो सीधा रखा हुआ है ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। फिर ये ऐसे ऐसे घूमता है ना, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ऐसे 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 यहाँ पर जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना, टू एंड फ्रो मोशन ये। ऐसे ही जो आपके कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करता है। तो जब ये आगे की तरफ सारे एयर मॉलिक्यूल को आगे की तरफ पुश करता है, एयर के अंदर एक हाई प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है। एयर के अंदर क्या जनरेट हो जाता है? हाई प्रेशर रीजन जनरेट होता है, और इसी रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन कैसे बोलोगे आप? इसको आप ऐसे बोलोगे, व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब आगे की तरफ जाता है, मूव्स फॉरवर्ड, व्हेन एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, इट pushes the air and create a region of high pressure. When a vibrating object moves forward, pushes air and create region of high pressure, और इसी रीजन को, ये जो रीजन ऑफ हाई प्रेशर जनरेट हुआ, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। समझ आएगा तुम्हें, ये है कंप्रेशन। अब आप पूछोगे सर रेयरफ्रैक्शन क्या है, तो इसका बिल्कुल उल्टा। रेयरफ्रैक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे इसमें से। जब आगे की तरफ, मैंने अभी आपको क्या बताया, टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में, आगे जाएगा पीछे जाएगा। तो जब वापस रेयरफ्रैक्शन क्या होता है, जब पीछे की तरफ आता है, जब पीछे की तरफ आता है, तो इसका रेयर फ्रैक्शन होता है उसको। तो कैसे बोलोगे रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड की जगह क्या लिखोगे? मूव बैकवर्ड, इट पुशेस द एयर, इट जब पीछे की तरफ आता है तो क्या करेगा? इट पुशेस द एयर बैकवर्ड एंड क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। समझ रहे हो? तो इसी डेफिनेशन में आपका पूरा रेयरफेक्शन भी हो गया, कंप्रेशन, कंप्रेशन में फॉरवर्ड है, रेयरफेक्शन में बैकवर्ड है। ठीक है, आगे की तरफ, मैं कहने का मतलब जब आगे की तरफ वो धक्का मारता है एयर मॉलिक्यूल को, तो वो जो रीजन प्रोड्यूस करता है प्रेशर का, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। उसके बाद फिर आगे गया तो पीछे तो आएगा ना, वही पेंडुलम की तरह पीछे वापस आता है, तो जो बैक की तरफ जो एयर मॉलिक्यूल को पुश करता है, और जब प्रेशर आपका जनरेट होता है वो लो प्रेशर जनरेट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं, उस रीजन को रेयरफेक्शन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको डायग्राम से दिखाओ, तो डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हो कि जो, डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हो कि जो आपका ये कंप्रेशन वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ऐसे डेंस है, ऐसे डेंस, ऐसे अगर लाइनें लाइनें बना के दिखाओ ना, ऐसे एयर मॉलिक्यूल आगे पीछे हो रहे हैं, तो ऐसे डेंस दिखा दो, मतलब थोड़ा डार्क कर, ऐसे 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 ये वाला पार्ट ऐसे दिखाओगे, तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा होगा? कंप्रेशन वाला। और ऐसे थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा तो, ऐसे गैप ज्यादा होगा तो, वैसे डायग्राम में दिखाने का तरीका है, आपके बुक में भी होगा, तो ये वाला पार्ट आपका होगा रेयरफेक्शन। बात मुद्दा की आपको समझ आनी चाहिए कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता क्या है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया समझ तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, इस पे के लिए एक वीडियो बना देंगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो मैंने आपको इंटेक्स क्वेश्चन, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हो, तो मैंने आपको बताया था कि साउंड को किसी भी टाइप का मीडियम चाहिए प्रोपोगेट, प्रोपोगेट मतलब आसान भाषा में ट्रेवल करने के लिए। साउंड ट्रेवल करेगा, आगे आगे जाएगा, कहीं भी मूवमेंट करेगा, तो वो मूवमेंट के लिए उसको मीडियम चाहिए। मतलब मीडियम चाहिए मतलब उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो,
है ना? चाहे कुछ भी किसी भी टाइप का उसको मीडियम चाहिए, वो तभी ट्रैवल कर पाएगा साउंड। मैंने आपको इन टेक्स्ट में बताया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके बताओ जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि भाई साउंड को कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ये तो हमें पता है, ये तो फैक्ट है कि भाई साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल यानी कि मैं ट्रैवल आसान भाषा में बोल रहा हूँ, फिजिक्स में इसको प्रोपोगेशन बोलते हैं, मूवमेंट, ट्रैवलिंग ऑफ साउंड यानी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ये स्टेटमेंट में पता थी, इंडेक्स में भी हमने देखा, पर यहाँ पर ये पूछ रहे हैं इसको प्रूव करके दिखाओ भैया एक्सपेरिमेंट से। तो हम ऐसे प्रूव करेंगे कि मान लो एक ऐसा, एक हमने एक जार सा बना दिया, मान लो एक जार, हाँ ऐसे एक जार बना दिया हमने, मान लो, ठीक है, ऐसे ये बना दिया जार, ठीक है, ये जार बना दिया हमने, और ये ऐसे टेबल पे रखा है जार। अच्छा जी, और इस जार को ऊपर हमने ऐसे कॉर्क लगा के इसको अच्छे से लॉक कर दिया, कॉर्क लगा दिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से हम बता रहे हैं कि क्यों, देख लो आप, साउंड को चाहिए मीडियम, ये कॉर्क कॉर्क लगा दिया, और ये है ना, इसको ऐसे हमने इलेक्ट्रिक वायर से ऐसे कनेक्ट करा, और यहाँ पर एक बेल लगा दी हमने, इलेक्ट्रिक की बेल, ये वायर है मान लो, वायर है, वायर, है ना, और इस वायर से कनेक्ट करके हमने एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, बेल होती है ना घंटी, इलेक्ट्रिक घंटी, ऐसे इलेक्ट्रिक घंटी लगा दी, स्विच है उसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक घंटी ये बजेगी जो से टन टन करके, है ना। तो ये वायर है, तो ये जार है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक बेल लगा दी, ठीक है, और फिर ये इसको, ये वायर है तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करा। तो अब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, मान लो स्विच है, स्विच को ऑन किया, ये ऑन और ऑफ का बटन है, तो हमने जैसे स्विच को ऑन किया तो ये बेल बज गई टर्न टर्न करके। लेकिन अब हमने एक काम और किया, ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट से बता रहा हूं, एक काम और किया कि इस जार में ना हमने एक पंप लगाया, वैक्यूम पंप, ऐसे करके एक वैक्यूम पंप लगा दिया ऐसे, ठीक है, क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ठीक है। अब इस जार के अंदर मैंने क्या बोला, ये कनेक्ट कर दिया इसको, ये बेल है, बेल, इलेक्ट्रिक बेल है ये, तभी तो वायर चाहिए इसको, तो ऑन बटन दबाया, ये बेल बजी, टर्न करके आवाज आ गई। क्या किया मैंने, वैक्यूम पंप से इसके, ये जो जार है इसके अंदर की सारी हवा ऐसे खींचनी शुरू करी, ये हवा इसमें, ये जब जार ये पूरा क्लोज था, और इसको मैंने ऐसे वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया, तो इसके जार के अंदर जितनी भी एयर है वो ऐसे पंप कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या है, एयर कम हो गई, एयर कम हो गई, तो जब एयर कम हुई और अब मैंने ये बेल बजाई, तो इसकी जो आवाज है वो कम हो गई, फेड हो गई, फीबल हो गई, इंग्लिश का एक शब्द होता है फीबल, फीबल मतलब कम हो गई, शोर कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई उसकी। तो अब आपने देखा यार, जैसे जैसे हवा कम होती जा रही है, वैक्यूम पंप हवा सारी निकाल रहा है जार में से, तो वैसे वैसे जो बेल है उसकी आवाज भी कम हो रही है, उसकी वो फीबल होती जा रही है आवाज, फीबल मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और जब पूरी, मैंने इसको पूरा वैक्यूम कर दिया, पूरा इसमें से कोई भी एयर नहीं रही, सारी एयर ऐसे सकआउट कर ली, अब इसमें कोई एयर नहीं है, मतलब कोई मीडियम नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब जब आप ऑन का बटन दबाओगे तो ये बेल बजेगी नहीं, तो इससे पता चलता है अब ये साउंड हमें बजेगा ही नहीं। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि साउंड को मीडियम की जरूरत है, तो ये साउंड, एयर जब तक थी इसके अंदर, इस जार के अंदर जब तक एयर थी तब तक ही वो साउंड आ रहा था, तब तक ही वो साउंड ट्रैवल कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर बाहर निकाल ली, फिर हमने जब ये वापस ऑन किया इलेक्ट्रिक बेल को, तो इसमें आवाज आई ही नहीं, क्योंकि ये प्रूव करता है कि साउंड को किसी ना किसी टाइप का मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो स्कूल में। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं, देखो आप 9th क्लास के बच्चे हो, तो आपको जितना चाहिए होगा उतना ही बताऊंगा, बाकी तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अभी आप 9th क्लास के स्टैंडर्ड से समझो कि साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहा जाता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताया, क्वेश्चन फर्स्ट में नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया कि कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऐसे पीछे आगे है, पीछे आगे, या आगे पीछे, कुछ भी बोल लो, या आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो इसको साउंड वेव जो होती है ना, साउंड वेव, उसको हम क्यों बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आगे पीछे, जैसे मैंने आपको बताया ना, बीच में तो उसका इक्विलिब्रियम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का बीच वाला पार्ट इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पार्ट है, मतलब वो जब मूवमेंट नहीं कर रहा, बीच में बिल्कुल स्टेबल है, तो उसके बाद या तो आगे की तरफ मूवमेंट होगी, पीछे की तरफ जब ऐसे वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट जब होगा तो आगे पीछे तो होगा। आप देखो कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तो ऐसे आगे पीछे ही तो घूमती है, तो ये आगे पीछे जो वाइब्रेशन हो रही है,
इसी वाइब्रेशन में आपका साउंड भी ट्रेवल करता है। जैसे ये मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है ना, ऐसे इसी के पैरेलल ट्रेवल भी, साउंड भी ऐसे ट्रेवल कर रहा है, साउंड भी ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये पैरेलल है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, वो जिस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन, देखो इस डायरेक्शन में हो रही है, और उसी डायरेक्शन में आपका साउंड ट्रेवल कर रहा है। इसी रीजन की वजह से इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन की मूवमेंट हो रही है, उसी डायरेक्शन में आपके साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, साउंड वेव प्रोपोगेट कर रही है। इसी रीजन से साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और आपकी जो साउंड वेव है वो कुछ और डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती है, वो ऐसे ऊपर कर रही होती है, मान लो ऊपर ऐसे, तो फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं कहलाता। ये पैरेलल है, देख रहे हो ना आप, ये पैरेलल है इसके ऐसे, ये जैसे ये इधर उधर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, और साउंड वेव भी ऐसे ही जा रही है। तो इसका मतलब ये पैरेलल है, देख रहे हो ना, पैरेलल है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता और आपकी वेव ऐसे ऊपर होती, तो ये पैरेलल नहीं है ना, तो फिर आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं कहलाते। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों कहलाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन और साउंड वेव का प्रोपगेशन दोनों पैरेलल होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? Which characteristic of the sound help you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक अंधेरे कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप उनको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप, आपका अगर जो दोस्त बैठा होगा उसकी आवाज से आप पहचान जाओगे कि ये मेरे दोस्त की आवाज है। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का? साउंड का ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? सीधी सी बात है। आपको पता है साउंड वेव के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई। पिच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, पिच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लाउडनेस होती है ना। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक और होता है साउंड वेव का, साउंड वेव का एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसका नाम होता है टिम्बर। टिम्बर, TIMBR। तो ये जो टिम्बर होता है ना, बेसिकली जो भी आपकी जो साउंड है ना, उसकी टोन को डिफरेंशिएट करता है। टोन, हम टोन से ही तो पहचानते हैं किस चीज को, कि यार ये वाली टोन मेरे दोस्त की है, ये वाली आवाज उसकी है, तो हम वो जो टोन है वो डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं, हमारा ब्रेन डिफरेंशिएट कर लेता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक होता है ना साउंड वेव का, इसको हम बोलते हैं टिम्बर। तो ये पूछा था ना कौन सा करेक्टरिस्टिक है साउंड का, तो इसका आंसर है टिम्बर। इसका डायरेक्ट आंसर आप सिर्फ टिम्बर भी लिख सकते हो। टिम्बर पूछा ना, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड, तो वो करेक्टरिस्टिक साउंड का है टिम्बर। जैसे ये सारे करेक्टरिस्टिक है ना, पिच, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, इसमें से एक साउंड वेव का करेक्टरिस्टिक होता है टिम्बर, जो किसको हेल्प करता है, जो विच हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द करेक्ट, विच हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द करेक्टर ऑफ द टोन, which helps in differentiating the characteristic of a tone, which helps in डिफरेंशिएटिंग, मतलब अलग अलग करेक्टरिस्टिक टोन, हर टोन का डिफरेंशिएशन करने में ये टिम्बर हमें हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक। तो ये बढ़िया था टिम्बर। नेक्स्ट देख लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है फ्लैश एंड थंडर, मतलब बिजली और जो बादल कड़कते हैं वो एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। ये बोल रहा है फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, बट थंडर इज हर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन। मतलब ये आपने भी देखा होगा बारिश में कि भाई बिजली और बादल एक साथ होते हैं, लेकिन हमें हमें क्या होता है, हमें जो थंडर है ना, वो थोड़ा सा, मतलब जो बादल जो करता है वो थोड़ी देर में, थोड़ा हल्का सा देर में सुनाई देता है, और बिजली हमें पहले दिख जाती है। कभी देखना, नोटिस करना, जब कभी बारिश आए बिजली कड़केगी ना, बिजली आपको पहले दिखेगी, आवाज बाद में आएगी, थोड़े से कुछ सेकंड, जो भी माइक्रो नैनो जितने भी सेकंड्स का कुछ फर्क होता है। कहने का मतलब आवाज पहले आ जाती है, और सॉरी, आवाज बाद में आती है, और इसमें बिजली दिख जाएगी पहले, लाइटनिंग पहले दिख जाएगी, फ्लैश पहले दिख जाएगा, लेकिन आवाज बाद में आएगी। तो इसका तो सिंपल लॉजिक है भाई, कि जो साउंड है और लाइट है, साउंड यानी कि थंडर, गरजने की आवाज, और लाइट मतलब फ्लैश। तो हमें इतना पता है कि साउंड की जो स्पीड है वो ज्यादा है, ओ सॉरी, साउंड की, लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए लाइट पहले दिख जाती है। भाई लाइट जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो पहले हमारे तक पहुंचेगा, तो लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, सिंपल सा इसका आंसर है। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10 की पावर 8 मतलब
8 जीरो लगाओ 3 के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा है ना। ये लाइट की स्पीड है। और साउंड की स्पीड कितनी है? सिर्फ 330 मीटर पर सेकंड। तो भाई लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियसली लाइट पहले ही पहुंचेगी, फिर बाद में हमें सुनाई देगा थंडर। तो बस इसका तो सिंपल ही लॉजिक है कि भाई साउंड की स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, तो लाइट पहले पहुंच जाती है हम तक और लाइट हमें पहले दिखती है, और फिर साउंड बाद में आता है। ठीक है।